अस्सलाम वालेकुम सामीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको अपने चैनल लबकुशाई में खुश आमदीद कहती हूँ। हम मुस्तनसिर हुसैन तार साहब की किताब गारे हिरा में एक रात पढ़ रहे हैं। आज मैं इसका पार्ट नंबर 4 इंशाल्लाह पढ़ूंगी और आप सुनिएगा और मेरे साथ रहिएगा ताकि हम लोग अपनी इस किताब गारे हिरा में एक रात को मुकम्मल कर सकें। जद्दा में होना बस ऐसा वैसा ही होता है। गारे हिरा पे अटकी हुई सुई बरसों रे। मैं मदीने से लौट आया था और जद्दा में था, और जद्दा में होना कैसा होता है, बस ऐसा वैसा ही होता है। जो होना होता है वह मदीने और मक्के में होना होता है। जद्दा में होना क्या होना होता है। जद्दा पहुंचकर मैंने अगरचे मुंह वल काबे शरीफ ही रखा, उम्रे किए सवाब कमाए, लेकिन मेरे जहन की कुंद हो चुकी सुई गारे हिरा के रिकॉर्ड पर ही अटकी रही। हाँ, पिछले जमानों में हम इतनी आसानी से अपने मनपसंद गीत और गजलें DVD और एक CD में दाखिल करके इसके रिमोट पर एक पूर से एक नंबर छू कर हम वक्त नहीं सुन सकते थे। इस मासूम ख्वाहिश के लिए एक भोंपू वाला ग्रामोफोन दरकार होता था। फिर हम अपना पसंदीदा 78 गर्दिशों वाला स्याह प्लास्टिक का तवा या रिकॉर्ड तलाश करते थे जिस पर एक अदर डॉगी भोंपू के सामने बैठा सहगल कानन बाला या खुर्शीद को कान खड़े किए हुए नहायत इश्तियाक और गहरी तवज्जो से सुन रहा होता था। इस रिकॉर्ड को ग्रामोफोन पर चढ़ाया जाता था, फिर सुइयों की डिबिया से एक नई सुई इसके बाजू में फिट करके इसका पेच कस कर इसे प्लास्टिक के घूमते रिकॉर्ड के आगाज में एहतियात से रख देते थे। वो तब जाकर कहीं इसमें से एक गहरी आवाज बरसूरे की बरामद होती थी। लेकिन जब सुई कंद हो जाती थी, घिस जाती थी, तो अपनी मर्जी से कहीं अटक जाती थी और बरसूरे पर रुकी रहती थी। कुछ इसी तरह मेरी तमन्नाएं बेताब की सुई हिरा 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 पर अटकी हुई थी। इसका कुछ मदावा ना हो सकता था कि जहन की डिबिया में बस यही एक सुई थी जो कंद हो चुकी थी। मैं गारे हिरा में एक रात से गुजरना चाहता था। नहीं अबू, सल्जूक ने मुस्कुरा कर एक खास बुजुर्गाना फिक्रमंदी से मेरी तरफ देखा। लेकिन बेटे क्यों नहीं, वो हज के जमाने थे। सलाई आम थी यारानी नुक्ता दां के लिए, और नुक्ता दां तकरीबन 25 लाख के करीब थे। उनमें से एक नुक्ता यानी मैं कहाँ शुमार होता था, कहाँ दिखाई दे सकता था। तो हम गारे हिरा तक भी इन्हीं जमानों में गए थे। इसी बरस में फरवरी के महीने में ही तो गए थे, लेकिन लगता था कि जमाने बीत चुके। काबा का स्याह पोश मकब, आंखों में घनी सब्ज बास भरने वाला गुम्बद, असहाबे सुफा का थड़ा, बस यही तो 4 ख्वाहिशें थी जिन पर दम निकलता था। पहली 3 तो पूरी हो गई और चौथी 2-4 हाथ रह गई। लबे बाम नहीं कि हम ऊपर नहीं, बाम से नीचे सहन में उतरना चाहते थे। इन्हीं जमानों में मेरा बुलंद कामत बच्चा समीर और मैं गारे हिरा के बाम पर छत पर निहायत आसूदगी से विराजमान गार के अंदर नवाफिल अदा करने के बाद जो मर्दोजान इस हजूम में से निकलना चाहते थे, इनके बड़े हुए हमारी जानिब बुलंद होते हाथ थाम कर इन्हें सहारा देकर ऊपर लाते थे। महज यही स्वाब कमाने पर इक्तफा करते थे कि जिन पत्थरों वो अपने माथे छू कर आते थे उन तक हमारी रसाई मुमकिन ना थी। जिस सहन में 10-15 लोगों की भी गुंजाइश ना थी, वहां 50-60 मर्दोजन पैक हुए हेरा की गार के अंदर नफल अदा करने के लालच में ठुसे पड़े थे। मैं जूं ही छत से इनके ऊपर कूद पड़ने का सोचता तो समीर मेरी सोच को पढ़ लेता और मेरी बाजू थाम कर कहता, नहीं अबू, तो मेरी चौथी ख्वाहिश अधूरी रह गई और दम निकलता रहा। ये वही लम्हा था जब मेरे जहन की सुई कुंद होकर गारे हिरा पर अटक गई। मैंने सोचा कि ना मेरा इरादा था और ना ही कोई इतनी शदीद ख्वाहिश, और यूं ही सबब बनते गए और मैं चला आया। इसे अगर बुलावे का नाम दिया जाए तो जिसने बुलाया था वो यकीनन कभी न कभी अपने बुलावे की फहरिस्त पर नजरसानी तो करेगा और आगाह हो जाएगा कि ये जो सुर्ख आंखों वाला, अश्क से भरा भदे बदन वाला है, इसके जहन की सुई कुंद होकर अटक गई है। जो इस लम्हे गारे हिरा की छत पर एक तमन्नाए बेताब का मारा चौथी ख्वाहिश की तकमील ना होने पर जिसका दम निकलता है सिर्फ इकरा के जहां के पत्थरों में, वो सांस लेना चाहता है, वो नफल अदा करना चाहता है, तो इसे फिर से बुला लिया जाए, इसकी तमन्ना पूरी करती जाए। इसके कंद जहन की सुई को इसकी तमन्ना की सामान पर लगाकर तेज कर दिया जाए ताकि इकरा का गीत बगैर किसी अटक के सुन ले। और जब कतर के बैनुल-अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया तो पहला ख्याल ना एजाज का आया ना इनामी रकम का, बस नवाज दिए जाने का ख्याल आया कि बुलावे की फहरिस्त पर नजरसानी हो गई है। ये अवार्ड तो महज एक बहाना है। मैं दिन रात मैमुना के साथ गारे हिरा तक पहुंचने और वहां ना सिर्फ दो नफल अदा करने के बल्कि कुछ वक्त गुजारने के बारे में बातें करने लगा। हज के जमाने में बहुत लोग होते हैं, अब कम लोग होंगे। हो सकता है सहन में सिर्फ 10-12 लोग हों तो मुझे अंदर जाने का मौका मिल जाए। हो सकता है वो लोग मेरा कुछ लिहाज करें और मैं कुछ देर वहीं ठहरा रहूं, 2-4 पत्थरों को हाथ लगा सकूं, 2-4 सांस ले सकूं, जहां कुछ सांस ठहरे हुए इन सांसों में से सांस ले सकूं।
और मैमूना ने, जो आमतौर पर मुझे दीवाना जानती है, इस चौथी ख्वाहिश की तकमील की बेसब्री को कतई तौर पर दीवानगी ना जाना और मुकम्मल तौर पर मुझे सपोर्ट किया कि हाँ, तुम्हें हर सूरत में गारे हिरा तक और इसके अंदर जाना चाहिए। एक रोज मैंने इस्तफसार किया, मोना बेगम, न तुमने मेरी इस दीवानगी का ठट्ठा उड़ाया, न इस्तज़ाया मुस्कुराहट से मेरी दिल शिकनी की, जो कि तुम अक्सर करती हो, तो इस बार ऐसा क्यों है? तो उसने नहायत बुर्दबारी मतानत से जवाब दिया, तुम्हारी अक्सर मोहब्बतें और जज्बे आर्जी होते हैं। तुम यकदम किसी एक मंजर की, एक किताब या एक चेहरे के सहर में गिरफ्तार होकर समझबूझ से आरी हो जाते हो। मैं इंतजार करती हूँ वो लम्हा आ जाता है जब वो सहर जायल हो जाता है और तुम फिर से नॉर्मल हो जाते हो, जैसे वो सहर कभी था ही नहीं। लेकिन मैंने महसूस कर लिया कि सहर आर्जी नहीं, ये खलल जाने वाला नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ये चौथी ख्वाहिश पूरी हो जाए। इसी में हम दोनों की बेहतरी है। मैमूना मुकम्मल तौर पर मेरा साथ दे रही थी, लेकिन मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं दे रहे थे। वो भी मेरे जहन में जो आर्जी फतूर आते थे उनसे वाकिफ थे और उसे वक्ती उबाल समझकर मेरी ख्वाहिश के इजहार पर अगरचे फिक्रमंदी से लेकर मुस्कुराते थे। तो जब मैंने मदीने से वापसी पर जद्दा में कुछ रोज बसर करके एक शाम ये कहा कि मैं गारे हिरा में एक रात गुजारना चाहता हूँ, तो सल्जूक ने एक गहरी बुजुर्गाना फिक्रमंदी से मेरी तरफ देखा। नहीं अब्बू। लेकिन बेटे क्यों? उसने डाइनिंग टेबल पर सजी रोज बुखारी के पुलाव से लबरेज डिश मेरे आगे सरकाते हुए कहा, अबू ये बलख और बुखारा के मकीनों का रोस्ट करदा चिकन है, फिलहाल इसे नोश फरमाएं। निहायत खस्ता और पुरजायका है। मेरा क्राउन प्रिंस मुझे कतई तौर पर संजीदगी से नहीं ले रहा था। मेरी इकलौती बहू राबिया ने जब मेरी इस तमन्ना के बारे में सुना तो इसकी सरसब्ज आंखें शरारत से हरी भरी फूल झड़ियां बखेरने लगी। अंकल, मैं एक सऊदी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मुझे यकीन है कि आप तो वहां गिरफ्तार हो जाएंगे। सऊदी शुरते आपको पकड़कर ले जाएंगे, फिर आप बेशक दुहाई देते रहें कि मैं एक नायब कौंसल का बाप हूँ, फिर भी पकड़कर ले जाएंगे। और अंकल, हो सकता है कि वो ना सिर्फ आपको गिरफ्तार करके बल्कि खूब खूब मारे भी डंडों के साथ। अगरचे मैं नहायत उल्फत भरा सुसर था, लेकिन मुझे शक हुआ कि मेरी बहू की दरपर्दा एक तमन्ना थी कि मुझे खूब खूब जोदकोब किया जाए और वो भी डंडों के साथ। ये तय था कि कोई भी मुझे संजीदगी से नहीं ले रहा था और हर कोई सिवाय मैमूना के मुझे जहनी तौर पर खिसका हुआ समझ रहा था। चनाचे ये मामला मैंने मौखर कर दिया, किसी और दिन पर उठा दिया। कोई और दिन आया तो मैंने फिर अपना मुद्दा बयान किया तो सल्जूक मुझे समझाने लगा। ऐसे दिन थे जब मैं उसे समझाया करता था, अब वक्त ऐसे आ गए थे कि वो मुझे समझा रहा है। मेरा बुजुर्ग बन बैठा था। अब्बा, अगर तो आपने गारे हिरा में 2 नफल अदा करने हैं तो इसका बंदोबस्त आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये जो वहां रात गुजारने का आप इरादा करते हैं तो ये मुमकिन नजर नहीं आता। मैंने इस दौरान इधर उधर से मालूमात इकट्ठी की हैं, जद्दा के कुछ पुराने लोगों से पूछा है, कौंसलेट में जो कदीमी और बाखबर हजरात हैं, इनसे जिक्र किया है, तो सबका यही कहना है कि हमने कभी नहीं सुना है किसी शख्स ने गारे हिरा में पूरी रात गुजारी हो। तो अबू प्लीज। सल्जूक ने आखिर में तो अबू प्लीज कहा तो गोया मेरे दिल में छेद कर दिया। उसके चेहरे पर अपने उम्र रसीदा बाग फिर ऐसी मोहब्बत भरी परछाइयां स्याह हुई कि मैंने फिलफौर ये इरादा तर्क कर दिया। अबू, आप जानते हैं कि इन दिनों सऊदिया में बहुत पकड़ दकड़ हो रही है। हुकूमत दहशतगर्दी से इतनी दहशतजदा हो चुकी है कि अपने पराये की तमीज नहीं कर सकती। आप ही फैसला करें कि अगर आप वहां ऊपर जाते हैं और रात गुजारने का कष्ट करते हैं और वहां पुलिस चेक करने को आ जाती है तो फिर आपकी कौन सुनेगा? मेरा ख्याल ही नहीं, यकीन है कि वहां सिरे से रात गुजारने की इजाजत ही नहीं, वरना कोई शख्स तो ऐसा मिल जाता। मैं यहाँ बड़े बड़े सरफड़े हजरात को जानता हूँ, लेकिन मुझसे किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हाँ, मैंने सुना है कभी कोई शख्स वहां रात बसर करके आया है। तो अगर इजाजत ही नहीं है तो जाहिर है सल्जूक सऊदिया के ताज़ा तरीन मखदूश हालात से आगाह था और दुरुस्त कहता था, ये जमाने अच्छे ना थे। मैं बुझ सा गया। ये जो तमन्ना बेताब हुई जाती थी उस पर ओस पड़ गई। अगले 1-2 रोज में मैं कुछ संभल गया और मुझे एहसास हुआ कि बेजवाज ख्वाहिश थी इसलिए इसका अधूरा रह जाना ही बेहतर है। चलिए फर्ज कर लीजिए कि मैं गारे हिरा में एक रात बसर कर भी लेता हूँ, तो क्या होगा? मैं जैसा ऊत का ऊत हूँ ऐसा ही रहूंगा। मेरी इस ख्वाहिश में ना मजहबी जज्बात की शिद्दत का कुछ अमल दखल था, ना आखिरत की कुछ फिक्र थी, ना ही सवाब का लपका था। तो मैंने वहां जाकर क्या करना था? अगर बाबा की उल्फत मुझे वहां रात बसर करने पर उकसाती थी तो क्या इनकी तलकीन का मुझ पर कोई असर हुआ था? जो वो कहते थे कि क्या मैं उस पर अमल पैरा हुआ था? नहीं हुआ था ना। तो फिर मैं इस ख्वाहिश का जवाब सिवाय इसके और क्या हो सकता था कि मैं सिर्फ एक तजर्बे में से गुजर कर उसे बयान करना चाहता था, किसी तौर मुमताज होना चाहता था। ये कितनी बड़ी खुदगर्जी थी, नमूद की कैसी काबिल मुजम्मत आरजू थी। मेरे पास कोई जवाब ना था सिवाय इसके कि मेरा जी चाहता था। क्यों जी चाहता था? इसका जवाब तो जी ही दे सकता था। और मैं सिर्फ ये कहता था कि बस मैं ये चाहता हूँ, जैसे कोई बच्चा यकदम जिद करने लगे कि अबू मैंने गुब्बारा लेना और रात के इसी पहर लेना है, जिसे यही जी चाहने लगता था कि मैंने बहर सूरज, झील, करोम्बर देखनी है, स्नो लेक तक जाना है और इसी बरस जाना है। बेसोध और बेजवाज ख्वाहिशें।
जो एक आवारागर्द जहन के खुलियों में टूट फूट के अमल से जन्म लेती हैं और खवास पर सवार हो जाती हैं। ऐसे शख्स का पासबाने अकल चूंकि पैदाशी महबूतुल हवास होता है, इसलिए कभी नहीं अक्सर दिल को तन्हा छोड़ देता है। चनाचा दिल मानी करने लगता है। मैं महकमे में पड़ गया, बहुत उलझ गया। हजारों ख्वाहिशें बेजवाज हो सकती थी, लेकिन गारे हिरा में रात बसर करने की ख्वाहिश हरगिज बेजवाज नहीं हो सकती थी। जवाज अगर मेरे पास ना था, इसका हरगिज मतलब ये ना था कि जवाज ना था। वो मकाम बेजाते खुद एक जवाज था और उसने मेरे अंदर ये ख्वाहिश भरी थी। कभी इस नतीजे पर पहुंचता कि महज हज के हिजान ने मुझे वक्ती तौर पर इश्तियाल दिलाया है। महज एक और तजर्बे में से गुजरने की हिवस है। जिस खूह में बाबा रातें बसर करते थे, तो इसके पत्थरों के जीप भर के वहां छूने के लालच में गिरफ्तार हूँ, जहां जहां उनका लम्स असरअंदाज हुआ था। सहारा लेते, अंदर दाखिल होते, बैठते, लेटते, इनका बदन जिन पत्थरों से मस होता था, वो भी इनको छू लूं। ये क्या ख्वाहिश हुई? ये ख्वाहिश तो चंद लम्हों में पूरी हो सकती है, तो पूरी रात बसर करके वहां क्या लेना है, लेकिन यही काफी है। इस बार इसके अंदर 2 नफल अदा कर लूं, चंद जितने गहरे सांस में ले सकता हूँ इतने, या 1-2 मजीद भी सांस ले लूं और जबले नूर से उतर आऊं। मैंने अपने खत्मी फैसले से अपनी आल औलाद को आगाह कर दिया और रात गुजारने की ख्वाहिश से दस्तबरदारी का बखुशी ऐलान कर दिया। सबके चेहरों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहटें नमूदार होंगी, सिवाय मैमुना को। वो जानती थी कि बेशक कुछ भी ऐलान करे, अंदर से बेईमान ही रहेगा। चनाचा उस शब्द इस दस्तबरदारी की खुशी में हम सलजूद के विला से निकलकर फलस्तीन स्ट्रीट पर आए। मिर्ची रेस्टोरेंट में मैक्सिको के तेज मिर्चों वाले पकवान और पापड़ खाए और जद्दा की वाहिद तफरीगा तहलिया स्ट्रीट में बेमकसद घूमे। चंद सुपर स्टोर शॉपिंग मॉल्स में पैदल चल कर अपने आप को बेवजह थकाया। समंदर के किनारे लंबी ड्राइव की। जद्दा के नवाह में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पेशानी पर हिरा का नियॉन साइन रोशन देखकर मैंने सोचा, गारे हिरा ना सही, हिरा का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही सही। वहां तो गुप अंधेरा होगा, यहाँ बरकी नूर ही नूर था। स्टोर्स, शोरूम्स, बनावटी फूलों की दुकानें, सूटकेस, स्टारबक कॉफी, जापानी मोज़ों के अंबार, और उन शोरूम्स में ऐसी ऐसी कारें सजी हुई जो यूरोप और अमेरिका वाले भी नहीं देख पाते, कि वो इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। और महज सऊदियों के लिए खैर सगाली के जज्बात रखने की मोहब्बत में मारे हुए इन मॉडलों का इधर रवाना कर देते हैं। इस हिरा कम्प्लेक्स में यकीनन करोड़ों डॉलर का हमारे लिए सामान तईश था, जबकि मुकामियों के लिए यह सामान तफरीह था। किसी एक कार की कीमत इतनी थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बस इतनी कीमत में पूरा हजाज खरीदा जा सकता था, मक्का और मदीना समेत। और अगर इसमें टिप शामिल कर लिया जाए तो नजद का सौदा हो सकता था। इन नकद सौदों में गारे हिरा के चंद पत्थरों की क्या वक़्त थी। पाकिस्तान वापसी के दिन करीब आ रहे थे। सलजूक अपनी अम्मी के लिए, और चूंकि मैं इसकी अम्मी का खावन था, इसलिए ज़िमनी तौर पर मेरे लिए भी मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दे रहा था। शहर के पॉश और महंगे रेस्टोरेंट में खाने, जद्दा के दोस्तों के घरों में महफिलें वगैरह, और जो इसकी अम्मी थी और मेरी बेगम थी, बल्कि अब भी है, सुन्नत जोगी अपने बहू और बेटे में मस्त, बस अपनी बहू की लाडली और दिल में उतर जाने वाली बातों पर लग हुई जाती थी। और वो एक लट्टू हुई जाती थी, और वो कोई एक लट्टू थोड़ी थी जो राबिया के गिर्द घूमती थी, और जो कोई इससे मिलता था वो घूमने लगता था। और इनमें मेरा बरखुरदार भी शामिल है, जो फुल स्पीड पर घूमता था। सलजूक इन महफिलों में, इन पुरतकल्लफ दावतों में अपनी टाई की गिरा दुरुस्त करता, अपनी डिप्लोमेटिक गुफ्तगू और मुसलसल मुस्कुराहट में मगन, ऐनक संभालता। कभी कभार जब मेरी जानिब देखता और मेरी तमाम तर मुसरत और सोशल होने के दरकारी के बावजूद जब मेरी जानिब देखता, उसके चेहरे पर एक परछाई सी तैर जाती। उसके अंदर को नहायत ही सुपर टेक्स सिस्टम नस्ब था, जो उसे फौरी तौर पर आगाह कर देता कि उस लम्हे अब्बा जो पुरमुसरत मुस्कहे लगा रहा है, बेवजह हाजिर अजीज होने की कोशिश कर रहा है, तो ये अब्बा खुश नहीं है, अभी तक मुब्तला है। अदाकारी के जौहर जो उसमें नहीं है, इन्हें दिखा रहा है। उसी तमन्नाए बेताब की नवों में डोलता फिरता है। वो मुझे रूबा पाकर कैसे ना मेरे दिल का हाल जानता कि जद्दा से आने वाले फ़ोन को लाहौर में उठाकर जब मैं सिर्फ हेलो कहता था, तो इसके एक हेलो से सब कुछ जान जाता था। अब्बू, आपकी तबीयत ठीक है ना? क्या बात है वालिद साहब की तबीयत वाकई ठीक नहीं होती थी, तो वो कैसे ना मुझे रूबरू पाकर मेरे दिल का हाल ना जानता। वो जानता था कि अब्बा जी नाखुश हैं, उनका दिल अटका हुआ है। जैसे एक गोल्डन फिश पानी की गहराई में तह तक चली जाए तो वह आबी पौधों में उलझ जाती है, लाख सुनहरी होने की सही करे, सतह आप पर आने के लिए गिलफड़े फुलाकर अपने अंदर ऑक्सीजन भरने की कोशिश करे, नाकाम रहती है, वहीं उलझी रहती है, अटकी रहती है। यूं ही अब्बा भी अटका हुआ है। इसीलिए वो जब कोई मेरी जानिब देखता था तो उसके चेहरे पर एक परछाई सी तैर जाती थी। जब एक डोर के सिरे पर बंदी सवालिया निशान ऐसी तीखी कुंडी को खुराक समझकर एक मछली मुंह मार लेती है और वो कुंडी उसके गलफड़ों में परोई जाती है, तो उस डोर की कोई
उस डोर को कोई लुका हुआ छुपा हुआ खींचता है तो मछली का कुछ इख्तियार नहीं रहता, वो अटकी रहती है। ऐसे ही अब्बा भी अटका हुआ था। पाकिस्तान वापसी के दिन बहुत करीब आने लगे। ये तय किया जा चुका था कि रवानगी से एक रोज पेशतर जब हम उम्रा करने जाएंगे तो फजर के फौरन बाद जाएंगे। वो पहले गारे हिरा तक जाएंगे, नफल अदा करके नीचे आएंगे और फिर खाना काबा जाएंगे। अटकी हुई मछली को जब रिहाई की कोई उम्मीद न रही तो एक रोज सल्जूक ने नहाए सरसरी अंदाज में कहा, अब्बा मैं इस दौरान बेकार नहीं बैठा रहा, होमवर्क करता रहा। आपके प्रोजेक्ट के बारे में मैंने खासी तहकीक की, अपने सफारती ज़राए बरूए कार लाकर खोज लगाई कि बज़ाहिर तो गारे हिरा में रात बसर करने पर कोई सरकारी पाबंदी नहीं है। मेरे ज़िला ने इतला फराहम की है कि जबले नूर की चोटी पर रात के वक्त कुछ कश्मीरी लोग क्याम करते हैं जो वहाँ खोखे लगाए मशरूबात वगैरह फरोख्त करते हैं। उनमें से कुछ तो शाम डले नीचे आ जाते हैं, लेकिन 2-4 अफराद हैं वही रात गुजारते हैं। पुलिस वहां जाकर चेकिंग करती है या नहीं इसके बारे में कुछ इल्म नहीं हो सका, तो मेरा मशवरा ये कि आप बेशक ऊपर जाएं, गारे हिरा में कुछ देर ठहरें, फिर हालात का जायजा लें और अगर कोई मसला ना हो तो सही। मैंने ये लफ्ज तब अदा किया जब सल्जूक के कंपाउंड में वाकई स्विमिंग पूल में एक रूसी खातून आहिस्तगी से अपनी तैराकी के मिशाकी की बदौलत पानी पर एक लहर भी उभरने ना देती थी, तैरती जाती थी। शाम डले पूल में उतरती थी और एक रोबोट की माने रात गिर तक तैरती रहती थी। देखो मैं ऐसा करता हूँ कि शाम से पहले दिन की रोशनी वहां जाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं एक बार फिर जबले नूर की कठिन चढ़ाई तय कर लूंगा, चोटी तक पहुंच जाऊंगा। अगर तो वहां ज्यादा लोग ना हुए, इम्कान ये कि नहीं होंगे, तो गारे हिरा में चंद नफल अदा करूंगा, इत्मीनान से कुछ देर इसमें कयाम करूंगा, फिर नहाए ठंडे दिमाग से जज्बातियत के बगैर हालात का जायजा लूंगा। अगर तो वहां कोई पाबंदी ना हुई, कुछ दुश्वारी ना हुई, उस मकाम पर पूरी रात गुजारने के ख्याल से मैं दहशतज़दा ना हुआ तो ठहर जाऊंगा, वरना तारीकी छाने से पेशतर जबले नूर से उतरकर सामने से आने वाली टैक्सी पर सवार होकर जद्दा जद्दा पुकारूंगा और वापस आकर डिनर में शरीक हो जाऊंगा और राबिया के तैयार करदा चिकन नूडल नोश करने लगूंगा और मुझे कोई पछतावा ना होगा। मेरा ख्याल है कि वापस आकर चिकन नूडल ही नोश करेंगे। सल्जूक ने अपने दांतों की नुमाइश की, जिस पर राबिया फौरन फिक्रमंद हो गई। सल्जूक आपके दांत हम सता नहीं, जरा आगे पीछे हैं, मैं किसी वक्त चेक करूंगी, क्योंकि वह डेंटल सर्जन होने को थी और जब से शादी हुई थी सल्जूक उसके सामने मुस्कुराने से गुरेज करता था। वैसे अब्बू वह बहुत मताना से ठहर ठहर कर बोलने लगा, आइडिया जबरदस्त है, यकीन कीजिए मेरा भी बहुत जी चाहता है कि आपके साथ ऊपर चलूं, वहाँ हम दोनों एक रात गुजारें, तो क्यों नहीं चलते। मेरी सरकारी जिम्मेदारियां एक ऐसी नोयत की हैं कि अगर किसी को खबर होगी तो हसास नोयत का मामला हो जाएगा। वैसे अब्बू जो कहा सुना वो अपनी जगह, लेकिन मक्का के गेट जो खुश्क सहराई पहाड़ियां, इनमें गर्म इलाकों में पाए जाने हशरात भी बहुत है, रेंगने वाले जहरीले कीड़े बच्चू वगैरह भी हैं, तो जमीन पर सोना खतरे से खाली नहीं। आपको ब्लड प्रेशर का भी कुछ आर्ज है, खुदा न खास्ता वहां कोई इमरजेंसी होगी तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा बेटा, अगर कुछ हो गया तो इससे बेहतर जगह कुछ और होने की क्या आरू है जमीन पर, और कहीं है, कभी ना कभी तो कुछ होना है, वहां हो जाए तो क्या ही नसीब वाली बात है कि नहीं। हाँ है तो सही। हैरत अंगेज को उसने मुझसे इत्तफाक किया और फिर मुस्कुराहट को अयां करता करता रह गया। वैसे वालिद साहब ऊपर जाने की कुछ तैयारी भी की है, मुकम्मल है। मैं खुलकर मुस्कुराया, चूंकि मेरी बीवी डेंटल सर्जन यहाँ थी। फहरिस्त सामान बराए गारे हिरा, तिब्बती रुकसैक में। सल्जूक नहीं जानता था कि मैंने ये तैयारी उसी रोज शुरू कर दी। इस रोज ये इम्कान रूनमा हुआ था कि मैं कतर से फारिग होकर जद्दा जा सकता हूँ। किसी भी नवर्दी की मुहिम से पेशतर उस मुहिम के लिए दरकार सामान की फहरिस्त तैयार करने में जो हैजान खेज मुसरत बदन को निखारती है, वही तो असल एडवेंचर होता है। कि खैमा जो एक बरस से पैक पड़ा है उसे खोलकर धूप में रखो, हवा लगवाओ, डाउन जैकेट चेक करो, ट्रैकिंग बूट पहनकर एक दो रोज उनमें घूमो, ऊनी अंडरवेयर, चित्राली टोपी, फलस्तीनी रुमाल, बर्फ की रातों के लिए खुश्क गोश्त, पनीर, सार्डीन मछली, खुराक के टीन, कॉफी, देसी घी, चावल वगैरह वगैरह। तो मैंने इस मुहिम के लिए भी गारे हिरा तक पहुंचना भी तो कोहिस्तानी मुहिम थी। जबले नूर बेशक बहुत बुलंद ना थी, लेकिन एक पहाड़ था, उसकी चोटी पर पहुंचना था और वहां क्याम करना था। तो मैंने इस मुहिम के लिए भी सामान की फहरिस्त तैयार कर रखी थी, जिसकी तफसील में हूँ बहू नकल किए देता हूँ। सामान गारे हिरा। नंबर 1, एक अदद छोटा सा रुकसैक। नंबर 2, कम अज कम पाव भर खजूरें, अगर अजवा हों तो बेहतर है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बुलंद आमाजगाह में क्याम के दौरान यही फल इस्तेमाल करते थे। दूध की 1 लीटर वाली बोतल। शायद खातून जन्नत या एक और फातिमा छोटी सी बच्ची की हैसियत में नशेब में वाक़या दादी से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बकरियों का ताज़ा दूध ऊपर लेकर जाती थी। 1 तस्बीह, 1 जाय नमाज, एक बहुत बड़ा सैंडविच पनीर और मक्खन से भरा हुआ, कोई और फल, सेब वगैरह, मिनरल वाटर की बोतलें, 1 अदद पेप्सी, पोटैटो चिप्स के 1-2 पैकेट। अगर डर की वजह से ये दहशत के बाद नींद ना आए तो आसाब को सुकून देने के लिए रिलैक्सिन की चंद गोलियां, ब्लड प्रेशर की नोवैस्क और एस्प्रिन की गोलियां।
दूर की ऐनक, सिगरेट और लाइटर, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड, टिश्यू पेपर्स का एक पैकेट, एक टॉर्च, ये बहुत अहम है, तौलिया, ब्रश और टूथपेस्ट। मंदरजा बाला जितनी भी अशिया की मैंने तफसील दर्ज की है इनमें वो जानमाज भी शामिल था जिसे राबिया के अबू ने खाना काबा में बसर की इबादत की रातों में इस्तेमाल किया था। उसने बतौर खास इस अजीज शय को मेरे हवाले कर दिया था। फहरिस्त में दर्ज बेशतर अशिया को मैंने दबीज कपड़े की तिब्ती रुकसैक में बारी बारी पैक किया था। इस रुकसैक को मैं नेपाल से लाया था और फिर इसे कतर के लिए रवाना होते खास तौर पर अपने सामान का हिस्सा बनाया था कि अगर ऊपर जाना मुमकिन हो गया तो कंधे पर डालने के लिए बहुत मौजू होगा। मुख्तसर है, जेबें बहुत है, जिप से बंद हो सकती हैं तो बहुत मौजू है। थमल में खटपंडू के पुरौनक बाजार में तिब्बत से आए महाजरीन की एक दुकान में शौक रंगों की, मैक्सिको के पांचोस के रंगों की, तिब्ती नमूनों वाली दर्जनों दिदाजेब खड्डी पर बनी हुई मसनूआत थी। पर्स, बैग, ढीले सूटकेस, चादरें, जैकेटें और ये ढेरों में थी। और एक ढेर के बतेर में से ये मुख्तसर था थैला अपने रंगों की छप दिखलाता झांक रहा था। मैंने इसका एक स्ट्रैप पकड़कर खींच निकाला और कीमत बहुत मुनासिब थी। खरीद लिया कि शायद यानी को पसंद आ जाए और वो अपनी मेडिकल भारी भारी किताबें इसमें डालकर कॉलेज में सहेलियों को ये कहकर हंस में उतला करे ये तो अबू नेपाल से लाए थे, तिब्बत का बना हुआ। तो उस लम्हे जब मैं थम्बल स्ट्रीट में एक ढेर में से तब्ती रुकसैक को खींच कर निकालता था और नहायत कारोबारी, होशियार और चिपटी नाक के बावजूद एक नहायत दिलपजीर शक्ल वाली तिब्ती दोशीजा से भाव ताव करता था, तो क्या उस लम्हे में गुमान कर सकता था कि मैं इस थैले में गारे हिरा तक जाने और वहां एक रात बसर करने के आरजू के सामान भरूंगा, या इसका दबीज भेड़ के लिए रंगों वाला खेस नुमा कपड़ा ये जानता था कि मैं एक ऐसे सफेद फार्म स्याह के कांधों पर होऊंगा जो मुझ में नेपाल की खालिस चर्स पोशीदा करके कंचनजंगा की बर्फपोश वादियों में जाएगा। मुझ में किसी अमरीकी खातून के ज़िक्र जामा होंगे, या ये कि मुझ में आज से 1400 बरस पेशतर के कुछ सामान होंगे, कुछ खुराकें होंगी और मैं गारे हिरा के अंदर एक रात आराम करूंगा अपने तिब्बत से, दुनिया की छत से बहुत दूर एक ऐसी गार में पिन्हा होऊंगा जिससे इकरा की रोशनी जाहिर हुई और कुल कायनातों को मुनव्वर करती चलेगी। इस तिब्बती रुकसैक के गुमान में ये सब कुछ कैसे हो सकता था और वो भी उसके तिब्बती महात्मा बुद्ध ध्यान में कैसे आ सकता था कि जो शख्स मुझे कंधे पर डालकर वहां तक ले जाएगा वो कोई ध्यान ज्ञान वाला लामा नहीं, ये महज एक बेकार बेजवाज जिंदगी गुजारने वाला आवारा गर्द है। ये तिब्बती रुकसैक खास भारी हो गया था, लेकिन मैंने यहाँ क्यास किया कि मेरे गुनाहों से बढ़कर क्या भारी होगा। अगर मैं उसका बोझ नहायत आसानी से बिना शर्मिंदगी उठाए फिरता हूँ तो उनके मुकाबले पर यह तो परों की पोटली है। तख्त हजारे ले चल बुलिया। चनाचा अगली दोपहर वो मतनासिब बदन की रूसी खातून, जाने कोई आबी जानवर थी, वो अगली दोपहर भी कंपाउंड के स्विमिंग पूल में एक रोबोट की माने बेआवाज तैयारी थी। मैमुना मुतमीन थी, राबिया पुरतशवीश, सलजूक इन दोनों कैफियतों के दरमियान कहीं उलझा हुआ। जब मैं जोगर्स के तस्मे बांध रहा था, नहीं मुझे याद आ गया कि मैंने खास उस रोज ऐसे जोगर्स पहने जिनके आपस में जुड़ जाने वाले फ्लैप थे ताकि गारे हिरा में उसकी रात में उन्हें पहनने और उतारने में आसानी हो, तस्मों में ना उलझा रहूं। राबिया ने चढ़ाई के दौरान धूप से बचाव के लिए छोटा सा तौलिया भी रुकसैक की एक जेब में रख दिया। ड्राइवर का नाम अमानत था। उसने मुझे मक्का से परे जबले नूर के दामन में ड्रॉप करना था, ड्रॉप नहीं करना था, बस वजूद ने उससे हिदायत की थी कि अब्बा भी एक अमानत है, इन्हें जबले नूर के दामन तक ले जाना है और फिर आपने वहां इंतजार करना है कि कब ये अब्बा होंकता और बेहाल होता तोबा ताइब होकर वापस आता है और उसे लेकर वापस आना है रात के खाने से पहले, यानी चिकन नूडल के डिनर से पहले। वो मेरे साथ कंपाउंड से बाहर आ गया जहां अमानत मुंतजिर था। अब्बू क्या है काफी ना होगा कि आप ऊपर पहुंच जाएं, वहां गार के अंदर कुछ देर ठहरे फिर वापस आ जाएं। मेरे लिए इसकी तशवीश फिर लौट आई थी। हाँ काफी होगा तो आप आ ही जाइएगा, देखते हैं। और ये दरअसल सलजूक का तकिया कलाम था कि वो कभी भी कोई वाज़ेह फैसला नहीं कर पाता था। बेटे सूट के साथ सादा टाई पहनोगे या धारीदार, देखते हैं। क्या आज शाम हम आइकिया के शोरूम में कॉफी मग खरीदने जाएंगे, देखते हैं। उसकी हामी उसके सफारती करियर के लिए नहायत मौजू साबित हुई कि देखते हैं में ना इकरार होता है ना साफ इनकार। चुनाचा मेरे देखते हैं कहने में मुस्कुराने लगा। ठीक है अब्बा, देखते हैं, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू एट डिनर। मक्का मुकरमा 90 किलोमीटर। शाहराए मक्का पर आवेजा, शाहरा के माथे पर जिस माथे के नीचे से हम एक हमवार रफ्तार से गुजर गए, एक मरतबा फिर एक शहर का नाम और वहां तक का फासला नजर आया तो वो दिल को वही अनहोनी और अनोखी मुसरत बख्श गया जो जिंदगी में पहली बार नजर आया तो हासिल हुई थी। कैसा जादुई नाम था। मैं अमानत के बराबर में बैठा था। सऊदिया में पहली बार
एक कार में सलजूक के सिवा किसी और के बराबर में बैठा था और जरा तन्हा महसूस करता था। बेटे की हिफाजत के बगैर जरा बेचारा सा महसूस करता था। तिब्ती खेस के कपड़े से बना हुआ ढीला ढाला रुकसैक मेरी गोद में था और मैंने उसे दोनों हाथों से यूं थाम रखा जैसे मुझे डर हो कि मुझसे कुछ इसे छीन लेगा। जैसे नर्सरी क्लास में दाखिल होने वाला बच्चा पहले रोज अपने बस्ते को थामे हुए कहता है। एक ऐसा बच्चा जो भी अभी लिख पढ़ नहीं सकता था, उम्मी था, उसके कानों में भी इकरा की आवाजें नहीं आई थी। मक्का मुकरमा 80 किलोमीटर और मक्का की जानब सफर करते हुए ये मुनासिब मौका है कि मैं अपने आप को अपने पढ़ने वालों के राज में शामिल कर लूं, दिल की एक बात में शरीक कर लूं कि मैं सब कुछ पूरी ईमानदारी से बयान करूंगा, बिला झिझक आपसे कह दूंगा जो मुझ पर गुजरेगी, जो मुझ पर गुजर चुकी है, मुझ पर जो कुछ गुजर चुकी है मैं उसे पोशीदा रखा था। उस किसी से भी उसका तज़किरा इसलिए नहीं किया था कि कहीं उसे बहाना बनाकर मुझे रोक न ले। और ये क्या था कि मैं शायद रोका ही जाना चाहता था। हज से वापसी पर पाकिस्तान में मैं एक मुकम्मल तमानियत और सुदगी में रहा, जिंदगी में सबसे बड़े इज्तिमाई तजर्बे के नशे के लुत्फ में रहा। जब ये नशा कम हुआ, सब नशे बेशक रूहानी नोयत के ही क्यों ना हो कम हो जाते हैं। कम अज कम मेरे ऐसे शख्स के तो मेरी कंज सुई गारे हिरा पर अटक गई। कैसे होगा, कब होगा, क्या इस हयात में मुमकिन होगा। फिर उस बैनुल-अक़वामी अवार्ड की गैबी मदद आ गई। पाकिस्तान से रवानगी के वक्त कतर में क़याम के दौरान मुझे खाना काबा की दीद की तमन्ना ने बेताब किया और ना उम्रा अदा करने के सवाब ने मेरा दामन पकड़ा। गारे हिरा तक जाने और वहां उसके अंदर ना सही उसके आसपास जबले नूर पर कहीं भी एक रात बसर करने का नाकाबिले समझ खत था जो हमा वक्त मुझ पर तारी रहा। मैं अगर बेदेहान हुआ गारे हिरा से तो सिर्फ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दोबारा हाजिरी के ख्याल से हुआ और वो चंद लम्हों के लिए हुआ और खत के सिवा उसे क्या नाम दिया जा सकता जो खाना काबा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेदेहान कर दे। और अब मैं आपको दिल की उस बात में शरीक करता हूँ। जो ही जद्दा एयरपोर्ट पर उतरा हूँ, पहला कदम रखा है तो गोया 100 किलोमीटर दूर जबल नूर के दामन में जा कदम रखा है तो मेरे पाँव में शदीद खौफ एक आकाश बैल की मानंद लपट गया। उनमें डर भर गया, ऐसा डर जो रिंगता हुआ मेरे पाँव से सरकता टांगों के रास्ते में मेरे दिल के गर्द पहुंचकर एक आसेब की मानंद मुसल्लत हो जाता है और फिर इस डर में से स्याह कोंपलें फूटती हैं और बढ़ती जाती दिमाग के उन खुलियों के गिर्द लिपटती जाती हैं जिनमें गारे हिरा में एक रात बसर करने का खत मुकीम है। लाहौर में दोहा में क़याम के दौरान कुछ डर ना था, एक हमा वक्त तमन्ना की बेताबी थी, कोई और ख्याल ना था। और जो ही जद्दा में कदम रखता हूँ उस तमन्ना की तकमील के सरजमीन पर यानी उसके बेस कैंप में पहुंचता हूँ और यहाँ से ऊपर चोटी तक पहुंचने का इम्कान सामने आता है तो डर भी आ जाता है। जो ख्याली मनसूबाबंदी थी वो यहाँ हकीकत में बदल सकती थी तो मुझ पर खौफ तारी हो जाता है और रोके जाने की ख्वाहिश करता हूँ। जैसे अपने सफ़र के रास्ते का तयन करते हुए कोई एक शहर, कुर्तबा, दमिश्क या बैतुल मुकद्दस महज चंद हर्फ होते हैं एक नक्शे पर और उन हरफों में पनहा जो शहर होता है जाहिर देखने के लिए आप बेताब हो जाते हैं। लेकिन जब आप तवील सफ़र के बाद सचमुच उनके दरवाजे पर जाके खड़े होते हैं, एक दस्तक देने से वो दरवाज़ा खुल सकते हैं, तब एक खौफ दामने गिर हो जाते कि पता नहीं इस दर के अंदर क्या है, मैं इसके तरफ चला गया तो क्या होगा। आप डर जाते हैं लेकिन नहीं, ये हवाला यूं ही ख्याल में आ गई। ये कुछ साइब नहीं, मौजू या मुनासिब हरगिज नहीं कि ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई भी मकाम जहाँ उनके नक्श पा हुए, जहाँ उनके सांस और मौजूदगी हुई, उसका मवाजना किसी और मकाम या एहसास से नहीं किया जा सकता है। बैतुल मुकद्दस में एक आर्जी क़याम था। बस यूं समझ लीजिए कि जद्दा में कदम रखते ही मैं एकदम शदीद तौर पर यूं खौफजदा हो गया कि ये मैं वहाँ क्या सोचता रहा हूँ, मैं कैसे सोच सकता हूँ। जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातें बसर करते थे मैं वहाँ रात बसर करूँ। जहाँ जिब्रील अमीन व नफ्स उतरे और हम कलाम हुए, वहाँ मैं जो खरब हा इंसान गुजर चुके हैं, जो अरब हा इंसान इस रूए ज़मीन पर मौजूद हैं, उन सब ने जिस किताब में शक नहीं उस पर सर झुकाया, उस किताब का पहला नाजिल होने वाला हुक्म इकरा पढ़ा और पढ़ते हैं तो जहाँ वो नाजिल हुआ उस मकाम पर और जहाँ जिन पत्थरों पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का लम्स हुआ, उनके सांस उन पुरनम हुए, जहाँ पर सवाल करते थे, उनके जहन में जो सवाल जन्म लेते थे, जो उनके जवाब चाहते थे, बैठते थे, लेटते थे, सोते थे, जागते थे, तो मैं वहाँ। इंसान बेशक दिवांगी की हर सरहद अबूर कर जाते लेकिन उस सरहद के पार अगर ये मकाम हो तो उसकी दिवांगी में भी खलल आ जाएगा, वो रुक जाएगा, डर जाएगा। मैं जद्दा के क़याम के दौरान मदीने से वापसी मैमुना के हमरा अपनी बहू की फराहम करता घरेलू ज़रूरत की अशिया पर नज़र डालता। बिन दाऊद पर स्टोर में कपड़े धोने का साबुन, शैम्पू, तौलिया या फल फ्रूट सब्जियां परख रहा होता। पनीर की मुख्तलिफ अक़साम को ललचाई नज़रों से देखता और बेकरी के तंदूर में लगती हुई खमीरी रोटियों और पिज़्ज़ा की महक में मगन होता।
तो यकदम मेरे जहन में चिंगारी भड़क उठती कि गारे हिरा में एक रात। तो मेरा बदन सुन हो जाता कि नहीं, ये मैंने क्यों और कैसे सोच लिया था। नहीं, मैमूना किसी सेब या आड़ू की शौक रंगत को मेरे सामने करे कहती ये खरीद लें, तो उसके गुमान में ना होता कि शख्स उस लम्हे डर के एक नाकाबिले बयान हालत में मुब्तला थी है। जद्दा में कहीं भी स्टारबक में कड़वी कॉफी से रखते, गजाज में किसी बहुत महंगे पेन को मोहब्बत से तकते, या कंपाउंड के स्विमिंग पूल के किनारे से पेश वो रूसी मछली उसमें तैरने लगे, नाश्ते के बाद पहला सिगरेट पीते, अभी हशाश बहाद बेवार वो बेपरवाह हूँ और अभी मेरे अंदर उस ख्याल से एक सरासीमगी फैल जाती है, सावन की घटा की तरह छा जाती हूँ, मैं बेजान सा होने लगता हूँ। यहाँ तक कि सुबह शेव बनाने के लिए गालों पर सफ़ेद झाग पोत रहा हूँ तो एकदम गार में तने तनहा रात बसर करने का ख्याल आ जाता है और झाग बैठने लगती है। मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ कि ये सूरत तुम, एक तारीख अथाह रात में उस गार में जहाँ मैं जान गया कि ये होने का नहीं। मैं तो जिंदगी के रोजमर्रा मामूल के मामलों में भी खासा डरपोक बंदा हूँ, यहाँ तक कि कभी बेगम को कहीं चली जाए तो अपने घर में भी तनहा सो नहीं सकता। सारी रात कान लगाकर सुनता रहता हूँ कि ये पता नहीं सहन में कोई है। हर आहट पर दम निकलता है, हर सरसराहट पर सरासीमा कर देती है और फजर की अज़ान सुनाई देती है तो दम जरा बहाल होता है। फिर बेगम को फोन करता हूँ कि प्लीज, तो मैं अपने घर में तनहा नहीं सो सकता तो उनके घर में मक्का मुकर्रमा 60 किलोमीटर। अमानत एक सऊदी दीदा शख्स था, कौंसलेट में एक अरसे से ड्राइवरी कर रहा था। महज ड्राइवर ना था बल्कि एक तजर्बाकार दानिश रखता था, आसपास की सूझबूझ रखता था। उसे अभी तक इल्म नहीं था कि उसके बराबर में विराजमान नायब कौंसल का जवाब जो अब्बा है ये एक फतूर शुदा अब्बा है। मैं उसके लिए एक और जायर था जिसने गारे हिरा तक जाना था, फिर रात के खाने तक वापस जद्दा आना था। मैंने सामाने गारे हिरा की फहरिस्त को चेक किया तो सब सामान मौजूद था। दूध और मिनरल वाटर के बारे में सोच रखा था कि जबले नूर के दामन में जो स्टोर है वहां से ताज़ा खुश खरीद लूंगा ताकि लेकिन टॉर्च भूल आया। गारों के लिए टॉर्च तो बहुत ज़रूरी आइटम है। अमानत रास्ते में किसी ऐसे मुकाम पर रुकना जहां से एक टॉर्च खरीद सकूं। टॉर्च क्या करेंगे साहिब, आप तरीके होने से पेशतर उतर आएंगे इंशाल्लाह। क्या पता कुछ देर हो जाए। इन रास्तों के किनारों पर आबादियां बहुत कम हैं जहां कहीं ज़ायरीन के काफिले ताज़ा दम होने के लिए रुकते हैं। वहाँ एक रेस्टोरेंट के अलावा एक आध स्टोर भी होता है। तो अमानत एक ऐसे ही मुकाम के करीब होते हुए आस्ता हुआ और कार को शाहरा से उतार कर शोरूम के सामने जा रुका। यहाँ से टॉर्च मिल जाएगी, अफगान लोगों का शोरूम है साहिब, ये बहुत कुछ रखते हैं। अफगानियों के वसी शोरूम में हर सू कालीन और गलीचे बिछे तो दीवारों को भी ढांपते थे। वहां पर टॉर्च नाम की कोई शय मुहैया ना थी। वहां से रुखसत हुए थोड़ी देर पर एक सुपर स्टोर दिखाई दिया। उस सुपर स्टोर जो कुछ नुमाइश पर था वो बहुत कुछ था, लेकिन इसमें बहुत कुछ में हमें टॉर्च दिखाई न दी। टॉर्च वहां कहीं थी, लेकिन थी जरूर, लेकिन स्टोर में काम करने वाले अफ्रीकी और मिस्ली सेल्समैनों को मैं ये समझाने से कासिर रहा कि मुझे क्या शय दरकार है। वो कभी कोई खिलौना मेरे सामने रख देते, कभी मोबाइल फोन पेश कर देते कि ये चाहिए। साहिबा फिक्र ना करे, मक्का पहुंचेगी तो वहां टॉर्च मिल जाएगी। मक्का में तो मिल ही जाएगी अमानत कि वहीं से तो सारी टॉर्चों की रोशनी मिली थी, वरना पहले तो उसके सेल गीले सीले होकर बेकार हो चुके थे। अमानत ने सिर्फ जी हाँ कहा और ड्राइविंग में मसरूफ हो गया। उसके मसरूफ होने से पेशतर ही में शर्मिंदा हो गई। ये फिक्रा मैंने क्यों कहा, वहीं से तो सारी टॉर्चों की रोशनी मिली थी, इसलिए कि मेरे दिल से ना निकला था। मैंने सिर्फ लफ्जों की शोबदाबाजी की खातिर टॉर्च और रोशनी और मक्का को जोड़कर अमानत पर अपनी अकीदत का रौब जमाया था। मेरे साथ ही कभी कभार हो जाता था, फिर मैं शर्मिंदा हो जाता था। मैंने अपने आप से फिर वादा किया कि आइंदा एहतियात करूंगा, जो बात दिल से निकलेगी सिर्फ उसे बयान करूंगा। शाहरा के ऊपर जो रहल नुमा कमाने आपस में जुड़ती थी उनमें एक कुरान पाक की शबाहत आराम करती थी। हम उनके नीचे से गुजर कर जब कुछ तेज सफर कर गुजरे तो मक्का नजर आने लगा। दोपहर तो ढल चुकी थी, लेकिन धूप का रोशन निखार अभी जवाल पजीर ना हुआ था। पहाड़ियों के दरमियान उनकी ढलानों पर कदीम तर्ज के कोहना मकान आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे। अमानत मैंने सराहियों वाले चौक को करीब होते देखकर कहा, आप तो मक्का में दाखिल हो रहे हैं, जबले नूर तो शहर के बाहर है, किधर जा रहे हो? साहिब जोहर की अजान होने को है, तो नमाज किधर पढ़ेंगे? पता नहीं, जबले नूर के दामन में मैंने एक मस्जिद देखी थी, वहां पढ़ लेंगे। अमानत के चेहरे पर नापसंदीदगी से आई। साहिब अगर आप इजाजत दें तो नमाज खाना काबा में पढ़ ले। अब मैं कैसे इनकार कर सकता था। फिर मैंने खफीफ से एहतजाज किया, धूप घटती जा रही है, देर होती जा रही है, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। साहिब अभी बहुत टाइम है, उसने सिर्फ इतना कहा और मुझे नापसंदीदगी के अलावा शक भरी नजरों से नवाजा कि कैसा भला मानस है कि खाना काबा में नमाज पढ़ने से कतरा रहे, कहीं देर ना हो जाए। नमाज के दौरान अगर चाहे मैंने स्याह गुलाब पर अपनी आंखें तादेर रखी, हर ख्याल गार को दिल से निकाल दिया। मेरी आंखें उसको सुनहरी खताती पर स्याह तितलियों की माने फड़फड़ाती रहीं और उसके बावजूद हमा वक्त गुलाब पर जो धूप धीरे धीरे ढलती थी
उसकी तशवीश मेरे अंदर ढलती रही कि कहीं देर ना हो जाए, और दिल से अपने उस दिल से दुआ मांगता रहा जो कोई जवाब मुहैया नहीं करता। किसी भी मंतकी बहस में शामिल होने से इनकारी हो जाता तो उसी दिल से यानी कि सिद्ध दिल से दुआ करता रहा, क्या मालिक अव्वल तो ये कि मैं इस नातवानी के बावजूद जबल नूर की चोटी पर पहुंच जाऊं। अगर वहां पहुंच जाऊं तो गारे हिरा के सहन में ज्यादा लोग मुंतजिर ना हो, मुझे गार के अंदर दाखिल होने का मौका मिल जाए, चंद सद्दे करने का वक्त नसीब हो जाए। पूरी शब गुजारने की दरख्वास्त पेश नहीं कर सकता, वैसे अगर तू चाहे यही दुआ करता रहा। हरम में दाखिल होने से पेशतर हमने ये तय कर लिया था कि हम जहाँ कहीं भी नमाज अदा करें, नमाज की अमानत के बाद अमानत फौरी तौर पर बाजार मक्का का रुख करेगा, वहां से टॉर्च खरीदेगा और मैं बाबा अब्दुल अजीज के सामने उसी घड़ियाल के करीब उसकी वापसी का इंतजार करूंगा। ये घड़ियाल वहां इस्तादा ना होता तो हजारों लोग बहुत हज्जल होते कि बहा मुलाकात है। यही एक वाज़े मकाम हरम के बाहर के सैन में नुमाया था। अब मैं वहां खड़ा अमानत का इंतजार करता रहा और ये इंतजार तूल खींचता चला गया। इतनी देर होगी कि अमानत की शक्ल भूलने लगा, बल्कि जूं जूं धूप कम हो रही थी तो अमानत की शक्ल शफाहत भी कम होने लगी। इतनी देर का कोई जवाब ना था। इतनी देर में एक मामूली सी टॉर्च तो क्या मक्का में एक सर्च लाइट खरीद की जा सकती थी। मेरा तिब्ती थैला भी कार की नशिस्त की अगली नशिस्त पर रखा था, और अगर मैं खुद मुख्तार होकर जबल नूर का रास्ता इख्तियार भी करना चाहता तो ना कर सकता था। मेरी बेचैनी और सरासीमगी का सबब यह था कि मुझे अगले 1-2 रोज में जद्दा छोड़ना था, और आज ये गाड़ी छूट जाती तो फिर ताउमर भाई भाई करते प्लेटफॉर्म पर खड़े रह जाना था। अमानत ने खयानत कर दी थी। बिला आखिर इतनी देर हो गई कि काबा के दरोबाम भी छांव में जाने लगे। तब अमानत नमूदार हुआ, नहायत शांत चेहरे के साथ वो करीब आकर कहने लगा, इस चीनी साख्त की टॉर्च की तलाश में था, मिलती नहीं थी। बहुत अच्छी रोशनी देती है साहिब, सस्ती भी है। फिर एक पाकिस्तानी दोस्त ने चाय के लिए ठहरा लिया। अभी बहुत टाइम है साहिब, गुस्सा यूं भी हराम है, हरम के ऐन सामने तो बहुत हराम है, इसलिए मैंने जब्त का बेमिसाल मुजाहिरा करते मुस्कुरा कर कहा, हाँ अभी बहुत टाइम है, और ये चीनी टॉर्च भी लाजवाब है। अगर ये अमानत बहुत बरसों से इधर था, लेकिन मक्का से जबल नूर जाने वाले रास्ते से आगाह नहीं था, और उधर धूप थी के ढलती जाती थी। वो कभी किसी रोशन स्टोर के अंदर जाकर जबल नूर की जानिब जाने वाले रास्ते के बारे में मालूमात हासिल करता, और कभी किसी राहगीर को रोक कर सवाल जवाब करने लगता। ना मुझे उसका सवाल समझ में आता और ना राहगीर का जवाब। मुझे सिर्फ यही समझ में आता था कि धूप ढल रही है, देर हो रही है, और मैं एक लाचार शख्स की मानी तिब्ती थैले को सीने से लगाए उसको आता जाता देखता। उसने तो ना देखा कि 3-4 किलोमीटर के बाद मुझे बाएं जानिब जबल नूर इमारतों से परे मक्का के धूप से खाली होते हुए आसमान में नजर आ गया। पार्ट नंबर 4 हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तपिश शौक ने हर जरे पे एक दिल बांधा, बेस कैंप गारे हिरा। और यहाँ से हम अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आगे से गारे हिरा में एक रात को पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। हाफिज।